अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्रैक्चर के कॉजेज़, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस और फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशंस को स्टडी करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास हैं कॉजेज़ ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर की हमारे पास 3 कॉजेज़ हो सकती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है ट्रॉमा। किसी भी ट्रॉमा, किसी भी इंजरी की वजह से या कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, वो माइनर ट्रॉमा भी हो सकता है, मेजर ट्रॉमा भी हो सकता है। किसी किस्म की माइनर मेजर इंजरी की वजह से जब बोन ब्रेक होती है तो वो भी एक फ्रैक्चर की कोज़ है। या फिर जैसे हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर मीन किसी भी डिजीज़ की वजह से अगर बोन की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है या बोन ब्रेक हो रही है तो वो भी इसकी काज में आ जाएगी, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से या रेनल फेलर की वजह से, नियोप्लेजिया की वजह से, किसी भी डिज़ीज़ की वजह से जो है वो बोन फ्रैक्चर हो सकती है। थर्ड जो हमारे पास इसकी कोज़ है वो है ओवर यूज़। ओवर यूज़ या हम इसे स्ट्रेस फ्रैक्चर भी कहते हैं। और स्ट्रेस फ्रैक्चर में हमारे पास क्या होता है कि रेपिटेटिव ट्रॉमा, ज़्यादा रेपिटेटिवली बार बार एक चीज़ के इस्तेमाल की वजह से वहाँ पे रेपिटेटिव ट्रॉमा हो जाता है और उसे हम स्ट्रेस फ्रैक्चर भी बोलते हैं। ये भी हमारे पास फ्रैक्चर की एक कोज़ है। नेक्स्ट हमारे पास हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के हमारे पास 3 क्लिनिकल फीचर आ जाते हैं। सबसे पहला है पेन होगी, नंबर 2 पे डिफ़ॉर्मिटी, नंबर 3 पे है डिसफंक्शन। डिफ़ॉर्मिटी होगी तो डिसफंक्शन भी होगी, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का एल्बो जॉइंट फ्रैक्चर हुआ है तो वहाँ पे वो एल्बो अपने एल्बो से कोई भी काम नहीं कर पाएगा, वहाँ पर डिसफंक्शन होगी, ठीक है, एल्बो जॉइंट की डिफ़ॉर्मिटी की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हम 3 तरीके से करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं और एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे हमने किस तरह करवाने हैं? एक्सरे में हमने जो है वो 2 का फॉर्मूला यूज़ करना है। 2 व्यूज़ लेने हैं, 2 जॉइंट्स, 2 लिम्स एंड 2 टाइम्स। 2 किस तरह? 2 व्यूज़ हमने कौन कौन से 2 व्यू लेने हैं, एक एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू लेना है और एक लेटरल व्यू लेना है। 2 जॉइंट्स किस तरह? फॉर एग्जांपल कोई भी जॉइंट इंजरी है तो उस जॉइंट इंजरी का हमने अबव व्यू भी लेना है और बिलो व्यू भी लेना है। अबव इंजरी व्यू एक व्यू हो गया और बिलो इंजरी व्यू दूसरा व्यू हो गया। इस तरह जॉइंट्स के 2 व्यू हो गए। 2 लिम्स किस तरह? हमने अनइंजर्ड लिम्ब का भी एक्सरे करवाना है और इंजर्ड लिम्ब का भी करवाना है। अनइंजर्ड लिम्ब का इसलिए करवाना है कि हम उसका इंजर्ड लिम्ब से कंपैरिजन कर सकें और कंपैरिजन के ज़रिए हमें पता चल जाए कि जो है वो डैमेज हुआ हुआ है और कहाँ पे जो है वो डिफ़ॉर्मिटी हुई हुई है और कहाँ पे वो डैमेज हुआ है, ठीक है। 2 टाइम्स किस तरह के? रिडक्शन से पहले और रिडक्शन के बाद हमने एक्सरे करवाना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास सबसे पहले आ जाती हैं अर्ली कॉम्प्लिकेशंस। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में भी हमारे पास 2 हैं, लोकल कॉम्प्लिकेशंस एंड सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट है हमारे पास लेट कॉम्प्लिकेशंस। लेट कॉम्प्लिकेशंस में भी हमारे पास 2 हैं, लोकल एंड सिस्टेमिक। नेक्स्ट हमारे पास है इट्रोजेनिक कॉम्प्लिकेशंस। इट्रोजेनिक कॉम्प्लिकेशंस भी कास्ट की वजह से हो सकती हैं या फिर ट्रैक्शन की वजह से। और लास्ट पे हमारे पास कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब हम इन तमाम कॉम्प्लिकेशंस को बारी बारी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास थी अर्ली कॉम्प्लिकेशंस। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास थी लोकल और सिस्टेमिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकल कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। लोकल कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले आ जाता है वैस्कुलर इंजरी। वैस्कुलर इंजरी मींस वेसल्स की इंजरी होगी, हैमरेज हो सकता है इंटरनल या एक्सटर्नल। सेकंड पे है विजरल इंजरी। विजरल इंजरी नाम से पता चल रहा है कि विजरास की इंजरी, ऑर्गन्स की इंजरी हो जाएगी। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स की इंजरी हो सकती है? लंग्स की, ब्रेन की और ब्लैडर वगैरह की इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास हेमी आर्थ्रोसिस। हेमी आर्थ्रोसिस क्या होता है कि इसमें जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेमी आर्थ्रोसिस। नेक्स्ट है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से मसल्स और फेशिया के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है, उसे हम बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम को हम वोल्कमैन्स इस्कीमिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया था वाउंड इन्फेक्शन। वाउंड इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं ओपन फ्रैक्चर के अंदर। जैसे मैंने पहले भी बताया है लास्ट वीडियो में, जब मैंने ओपन फ्रैक्चर के बारे में बताया था कि ओपन फ्रैक्चर में जो है स्किन भी डैमेज हो जाती है, तो स्किन डैमेज होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम
एंटीबायोटिक्स और टेटनस एज अ प्रोफाइलैक्सिस दे रहे होते हैं। और जो हमारे पास बोन डैमेज हुई है उसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग टिश्यूज़, नर्व्स और स्किन मौजूद है उनको भी वहाँ पे डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन। सिस्टेमिक में हमारे पास क्या आ जाती है, नंबर 1 पे फैट एम्बोलिज़म, ठीक है, और शॉक, थ्रोम्बोएम्बोलिज़म पल्मोनरी भी हो सकता है और वीनस भी, न्यूमोनिया हो सकता है, या फिर एक्सेबरेशन ऑफ अंडरलाइंग डिजीज़, जो पहले से डिजीज़ चल रही हैं उनकी एक्सेबरेशन हो सकती है, लाइक डायबिटीज़ या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ वगैरह की एक्सेबरेशन हो सकती है। अब हम देखेंगे लेट कॉम्प्लिकेशंस में लोकल और सिस्टेमिक। सबसे पहले लोकल में सबसे पहले आता है डिलेड यूनियन, नॉन यूनियन और माल यूनियन। ये तीनों टर्म्स क्या होती हैं? डिलेड यूनियन ये होती है कि फॉर एग्जांपल एक बोन फ्रैक्चर हुई, एक नॉर्मल टाइम लिमिट होता है कि इस टाइम के अंदर जो है वो बोन दोबारा आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। अगर तो वो बोन आपस में जुड़ती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जुड़ती, तो हम उसे कहते हैं कि ये नॉन यूनियन है। लेकिन अगर वो जुड़ जाती हैं आपस में, लेकिन अब नॉर्मल तरीके से जुड़ती हैं, मीन्स जैसे उनकी नॉर्मल पोजीशन थी उस तरह नहीं जुड़ती, अब नॉर्मल तरीके से जुड़ जाती हैं, तो हम उसे कहते हैं माल यूनियन। लेकिन अगर वो बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं लेकिन एक नॉर्मल टाइम लिमिट थी उनकी जुड़ने की, उससे ज़्यादा टाइम लेकर जुड़ती हैं, तो हम उसे कहते हैं कि डिलेड यूनियन है, ठीक है। और इसमें कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? जॉइंट स्टिफनेस हो सकती है, कॉन्ट्रैक्चर बन सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चर क्या होते हैं? अडेप्टिव शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स को हम कॉन्ट्रैक्चर्स बोलते हैं। मायोसाइटस ओसिफिकेंस हो सकते हैं। मायोसाइटस ओसिफिकेंस क्या होते हैं? मायोसाइटस नाम से बचा रहा मसल्स के अंदर सूडोबोन की फार्मेशन को हम मायोसाइटस ओसिफिकेंस बोलते हैं। सूडोबोन हम एबनॉर्मल बोन को बोलते हैं, ठीक है। एवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है, या फिर एल्गोडेस्ट्रोफी को हम सडक्स एट्रोफी भी बोलते हैं। ऑस्टियोमाइलाइटिस और लास्ट पे ग्रोथ डिस्टर्बेंस या डिफॉर्मिटी। सिस्टेमिक में हमारे पास आ जाता है गैंग्रीन किस तरह हो सकता है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई पार्ट को प्रॉपर नहीं जा रही, तो वहाँ पे टिश्यू सेल्स की डेथ स्टार्ट हो जाती है, डेथ की वजह से वहाँ पे गैंग्रीन हो जाता है। टेटनस, लैक ऑफ कैल्शियम की वजह से टेटनस हो रहा होता है, ठीक है। सेप्टिसीमिया, इन्फेक्शन की वजह से सेप्टिसीमिया। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा होता है, या फिर पेशेंट्स में होता है फियर ऑफ मोबिलाइजिंग इस तरह होता है कि उनके अंदर ये डर होता है कि अगर हमने अपने लिम्ब को दोबारा से मूव किया तो फिर से ये फ्रैक्चर ना हो जाए, इसको हम बोलते हैं फियर ऑफ मोबिलाइजिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं ईट्रोजेनिक कॉम्प्लिकेशंस। कास्ट लगाने की वजह से आ सकती हैं, या फिर ट्रैक्शन। कास्ट की वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, प्रेशर अल्सर हो सकता है, और प्लास्टर हार्डनिंग के दौरान थर्मल बर्न्स हो सकते हैं, और थ्रोम्बोफिलीबाइटिस की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। थ्रोम्बोफिलीबाइटिस ये होती है कि थ्रोम्बस फार्मेशन हो जाती है वेंस के अंदर। ट्रैक्शन की वजह से क्या हो सकता है? मसल वेस्टिंग हो सकती है, या फिर मसल वीकनेस हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस हैं। अदर कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास आ जाते हैं प्रेशर अल्सर्स, न्यूमोनिया हो सकते हैं, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यूटीआईज हो सकते हैं। परमानेंट फुट ड्रॉप कॉन्ट्रैक्चर हो सकते हैं, पेरोनियल नर्व पाल्सी हो सकती है, पिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकते हैं। ये थे हमारे पास फ्रैक्चर की कोजेज़, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस और उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फ्रैक्चर की मैनेजमेंट को पढ़ेंगे।